हेलो बच्चों, आज इंटरमीडिएट 12th की फिजिक्स के अनसॉल्व में सेट जो है एक शुरू होगा 2021 का। ठीक है, 2022 आपका खत्म हो चुका सातों सेट, अब 2021 के सेट सॉल्व होंगे आज। ठीक, तो 2021 का जो पहला सेट है, ठीक है, 346 FS पहला सेट है। ठीक है, इसमें लिखा है सेक्शन नंबर ए, जो सेक्शन नंबर ए पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए का पहला सवाल है, सबसे पहले नंबर ए का ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखो, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का कारण होता है नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल और चुंबकीय बल। ठीक है, तो देखो अल्फा कणों के प्रकीर्णन का जो कारण होता है वो आपका कूलाम बल होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलाम बल। ठीक, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है, ठीक है, आपतित प्रकाश, फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ठीक है, ध्यान देना, किसी पृष्ठ के उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो निर्भर करती है किस पर? आपतित, लेनार्ड प्रयोग याद होगा ना। ठीक है, जब हम आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, ठीक है, किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो अगर कोई पूछे कि किसी पृष्ठ से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। यहाँ पर पूछा गया कि उनके नंबर ऑफ फोटॉनों की संख्या कितनी होगी, निर्भर करेगी, वो आपकी तीव्रता पर निर्भर करेगी। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ा सा आर्सेनिक अथवा सिलिकॉन मिलाने पर उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। मतलब जो आर्सेनिक अथवा सिलिकॉन मिलाने पर चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म तरंगों का आवृत्ति परास, ये तो याद करने वाली तरंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगों का जो आवृत्ति परास है वो आप याद करिए, बातें समझ में। ठीक, आगे देखिए, फिर लिखा है आपके पास एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0 अंगा नंबर है। पहले का अंगा नंबर लिखा है, एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में डेल्टा टी बराबर कितना है? 0.1 सेकेंड। ठीक है, में एक वेबर से डेल्टा फाई बराबर कितना हो जाएगा? φ1 माइनस φ2। अब देखो, एक माइनस कितना? 0.1 वेबर, मतलब 0.9 वेबर कर दिया जाता है। यदि कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित आवेश ज्ञात करना है आपको। क्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। देखो, ई बराबर पढ़ा आपने डेल्टा फाई अपान क्या होता है? डेल्टा टी। ठीक है, और आई बराबर होता है E/R। आई बराबर कितना होता है? E/R। यहाँ पर लिख लेते हैं, आई बराबर आपने पढ़ रखा है E कितना? R। ठीक है, और I का मान आपको पता है कितना होता है? Q/T, और ये हो जाएगा आपका E कितना? R। यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा? ER और कितना? T। T का मतलब डेल्टा टी यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ डेल्टा टी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेल्टा टी ही यूज़ करूँगा। ठीक, ये Q का मान जो है Q आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से देखो डेल्टा टी है, E का मान रख लेते हैं यहाँ पर, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? आवेश पूछा गया 1/R इंटू डेल्टा टी पहले से है, और यहाँ पर E का मान रख लेंगे यहाँ से, तो डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, तो ये कैंसिल, मतलब डेल्टा फाई अपान कितना? R। डेल्टा फाई का मान कितना है? 0.9, और R का मान तो आपको पता ही नहीं है ना। इसमें कहा क्या गया है? यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो, प्रतिरोध कितना है? एक मिनट, यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 ओम हो तो कुंडली में प्रेरित आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। देखो, ये फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ से देखो, ये हो जाएगा आपका E, आपको R दिया गया है, R बराबर कितना दिया गया है? 10 ओम। ठीक है, कुंडली में प्रेरित आवेश Q आपको क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, देखो E बराबर आपने पढ़ रखा है डी फाई अपान कितना? dt, या डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। ठीक, E बराबर आपको पता है, E बराबर होता है आपका क्या? I बराबर E/R होता है, चूँकि यहाँ पे लिख लेते हैं I बराबर क्या होता है? E/R। ठीक, तो अब I बराबर यहाँ पर Q इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, और E कितना हो जाएगा? R। E/R। अब यहाँ से देखो Q का मान निकालना है, तो Q बराबर कितना हो जाएगा? E/R इंटू डेल्टा टी। अब ज़रा यहाँ से E का मान रख लो, डेल्टा T/R, और इंटू डेल्टा E का मान यहाँ से रखेंगे डेल्टा फाई/डेल्टा टी, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, डेल्टा फाई और बटे R। तो डेल्टा फाई का मान कितना है? 0.9, और R का मान कितना है? 10। ये कैंसिल, 0.09 कूलाम। ठीक है, 0.09 कूलाम, सेकेंड आंसर। समझे?
देखो किसी प्रिज्म से जब एकवर्णी प्रकाश गुजरता है, ठीक है, किसी प्रिज्म से जब एकवर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। जब किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण। मतलब जब किसी प्रिज्म से कोई एक वर्णी प्रकाश गुजरता है, ठीक है, तो उसमें जो है एक वर्णी प्रकाश, एक मिनट, जब कोई किसी प्रिज्म से जब एक वर्णी प्रकाश गुजरता है तो उसका विचलन हो जाता है, इसमें वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि वर्ण विक्षेपण तब होता है जब श्वेत प्रकाश किरण पड़ता है। ध्यान देना, किसी प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश जब गुजरता है तो उसका क्या होता है, आपका वर्ण विक्षेपण, ध्रुवण नहीं होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता, विवर्तन भी नहीं होता, विचलन हो जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। समझ आया कि नहीं है? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र और प्रतीक चिन्ह, तो पूरा आप लिखेंगे। दूसरे का नंबर है, देखो F/L इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2 बाई कितना R। अब यहाँ पर लिखेंगे F/L जो है वो प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाला बल है, μ0 आपकी चुंबकशीलता है, I1 और I2 करंट है, R क्या है, दोनों तारों के बीच की दूरी है। ठीक है, ये चीज़ लिखेंगे। इसमें कहा गया अर्थ बताते हुए लिखिए। देखो दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण एवं एक्स किरणों की फोटोनों की ऊर्जा को, ये आपको जो है इसको याद करना पड़ेगा, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा। ठीक है, पहले फ्रिक्वेंसी याद करो, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। देखो दूसरे का नंबर है, दूसरे की खा जब सॉल्व करेंगे, लिखा दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणें, इसमें आपको आवृत्ति याद होना चाहिए। ठीक है, तो ई बराबर क्या होता है, एच न्यू, जिसकी आवृत्ति ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, उसी क्रम में लिख दीजिए देख के। ठीक है, आवृत्ति जिसकी ज़्यादा उसको सबसे पहले, उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिसकी कम उससे कम, ऐसे क्रम में लिखते चले जाइए। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हुई, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आती हुई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब खा नंबर देखो, इसका खा नंबर हटा दें इसको। चलिए थ्योरी पार्ट देखते रहिएगा, जो डेरिवेशन नहीं आएंगे बता देना। देखिए अब है आपका खा नंबर, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरण और एक्स किरणों की फोटोन को ऊर्जा की नहीं, ये नहीं, खा नंबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। हो जाएगा आपका 2 माइक्रोकूलाम का आवेश, 2 माइक्रोकूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। क्यू बराबर कितना दिया गया है, घा नंबर है दूसरे का घा, क्यू बराबर दिया गया 2 माइक्रोकूलाम, क्या दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम, और जो है 0.2, L बराबर 0.2, इसका कोई काम ही नहीं पड़ेगा। घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान कितना है, 2 × 10 की घात -6 और बटे क्यू एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10 की पावर -12। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर लीजिए। 2 का घा नंबर हो गया। अंगा नंबर, आँख की संवेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटा पाने और बढ़ा पाने की क्षमता को हम आँख की संवेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, 4 नंबर देखिए इसका, इसी का 4 नंबर हटा दें। लिखा है 2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 आविष्ट चालकों को, देखो एक चालक ये है, दूसरे का 4 नंबर, ये अच्छा सवाल है। देखो एक चालक ये है, इसके पास टोटल है, इसकी धारिता को हम कह लेते हैं C1 और इसकी धारिता को कह लेते हैं C2। ठीक है, ये चालक है आपका, मान लिया C है और इस चालक कौन सा है D, इसको किसी तार से ऐसे क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। ठीक है, सवाल में ये कहा गया है, देखो 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड, C1 बराबर आपको 2 माइक्रोफैरड दिया गया है, C2 बराबर कितना दिया गया है, 3 माइक्रोफैरड दिया गया है। 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 2 आवेश चालकों को आपस में संयोजित करने पर आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा, ये पूछा गया है। आवेश का बंटवारा किस अनुपात में होगा, तो देखो आवेश का बंटवारा जो है आपको पढ़ाया गया है, Q1 बटे Q2 बराबर होता है आपका C1 बटे C2। मान रख लो 2 माइक्रोफैरड अपान में कितना, 3 माइक्रोफैरड, माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड का एसिल, मतलब Q1 अनुपात Q2 जो है वो 2:3 में आएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं 3 का नंबर। 2 नंबर तक के सवाल क्लियर हुए सब, 3 का नंबर देखते हैं, हटा दें। देखिए 3 के का नंबर की बात करें तो पीएन संधि डायोड का उत्क्रम अभिन्नत परिपथ बनाइए। पीएन संधि डायोड का
रिवर्स वाइज परपेट बनाए वोल्टेज के ग्राफ, ये आपको मिल जाएगा कॉपी पे, ठीक है। ग्राफ भी खींचिए, दोनों खींचा है उत्क्रम अभिनत में, फॉरवर्ड वाइज में। अब देखो हाइड्रोजन क्लोराइड के अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपको दिया गया है ना, 3 का ख नंबर। देखो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बराबर दिया गया 3.4 गुणे 10 के घात -30। सवाल को, इन छोटे छोटे सवालों को लगाइए। कूलामीटर H+Cl आयन में आवेशों की मात्रा जो है वो कितनी है, Q बराबर दिया गया आपको 1.6 गुणे 10 के घात में 1.6 गुणे 10 के घात -19, ठीक है। आयनों के बीच की दूरी आपको 2L आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सिंपल सा फार्मूला P = Q इंटू कितना 2L। तो 2L बराबर P बाई कितना Q, P का मान है 3.4 गुणे 10 के घात -30 और बटे में 2L, Q का मान है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। कैलकुलेट कर दीजिए, 2L का मान निकल आएगा, ठीक है। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण लिखिए, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, ठीक। तो सबसे पहला अभिलक्षण यह है कि इसको चलने के, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नंबर 1 हो गया। दूसरा, यह निर्वात में चल सकती है, ठीक है। तीसरी बात, ये तरंगें प्रकाश की भांति परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। जैसे प्रकाश तरंगें परावर्तित और अपवर्तित होती हैं, वैसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें भी परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। यह तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। यह कैसी तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो ये 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप लिख दीजिए, बस कुछ ही अभिलक्षण लिख लें, 3-4-5 लिख दीजिए देख के, ठीक है। आगे देखो लिखा है कोई परमाणु जो है, घ नंबर, तीसरे का घ नंबर हटा दे। चलिए देखिए तीसरे का घ नंबर क्या है, लिखा है कोई परमाणु जो है 5.16 E1 बराबर दिया गया है आपको। ये तीसरे का घ नंबर है, ठीक। E1 दिया गया है आपको 5.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना दिया गया है, देखो 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा के 2 ऊर्जा स्तरों में पाया जाता है। यदि परमाणु एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा में तो द्वारा उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य आपको लैम्डा क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो डेल्टा ई ज्ञात कर लो, जो बड़ा हो। E1 माइनस कितना कर लेंगे, E2 5.16 माइनस 3.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, घटा लेंगे सब, ठीक है। 16 में से 5 गए, 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पर बचा 11 में से 4 गए 7 और 4 में से 3 गया 1, 1.71 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो लैम्डा बराबर होता है फार्मूला 12/375 बटे डेल्टा ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में आंसर, ठीक है। सारे मान रख लो, 12/375 बटे डेल्टा ई का मान 1.71 पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कैलकुलेशन कर दीजिए, एंगस्ट्रॉम में आंसर आ जाएगा लैम्डा का मान, ठीक है। समझ आया कि नहीं है, ये तीसरे का घ नंबर था, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। देखिए चौथे का नंबर, ठीक है। चौथे का क्या कहता है, हाइड्रोजन परमाणु की पहले तो ये देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं। आप तीनों परिकल्पनाएं लिख लेंगे, ठीक है। कॉपी पे लिखिए, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब देखिए 4 का एक आवेशित कण 10 की घात -2 वेपर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं बी बराबर कितना लिखा है, 4 का नंबर है, 4 का नंबर है बी बराबर 10 की घात -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दी गई है 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो स्मॉल आर बराबर 0.6 सेंटीमीटर मतलब 0.6 गुणे 10 की घात -2 मीटर की त्रिज्या में वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है। कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात करना है, Q/m, इसको हम विशिष्ट आवेश कहते हैं, ठीक है। देखो एक फार्मूला पढ़ रखा है आपने, R = mb/ कितना QB, ठीक। कुछ नहीं करना है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लो, बहुत आसान सवाल है। Q/m ये V/B इंटू R, V का मान सारे मान रख लो बस, 10 की घात 7 बटे B का मान है 10 की घात -2, स्मॉल r का मान ये देखो दिया गया है 0.6 इंटू 10 के पावर -2। कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, 4 का नंबर है, ठीक। हटा दें, चलिए आगे देखिए।
4 के खा नंबर पे आते हैं। 4 के खा, अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है? ठीक है, अनुनादी परिपथ से जिसका धारतीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात बराबर होता है उसे हम अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, अब इसका तो श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए और अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। सब बनाया गया है। श्रेणी अनुनादी परिपथ बनाइए आप, ये आपका LCR परिपथ होगा पूरा पूरा। श्रेणी अनुनादी परिपथ का मतलब L हो गया, C हो गया और ये हो गया R। ठीक, ये हो जाएगा L, C और R। ठीक है, तो आप इसमें जो है इसको श्रेणी अनुनादी परिपथ हो गया और श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आपको फार्मूला प्रूव करना है F = 1/2π√LC। ये आपको नोट्स में डेरिवेशन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, अनुनाद हो गया। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, गा नंबर देखते हैं। गा नंबर, जो टॉपिक नहीं आएगा उसको बता दीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर चौथे का गा नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखो चौथे का गा नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपके पास कितनी है? F बराबर दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस 10 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है 50 सेंटीमीटर। तो F1 हो गया, F2 हो गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस लेंस के फोकस दूरी, इस लेंस से कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। U बराबर कितना है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, वो भी माइनस का दूरी है। दोनों लेंस संपर्क में रखेंगे, इसमें 25 सेंटीमीटर प्रतिवस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। चलिए देखिए, एक लेंस ये है उत्तल है और एक इसी में अवतल संपर्क में रखा गया है ऐसे। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखी है कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की दूरी। इसके द्वारा फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी ये आपसे पूछा गया है। तो पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद करेंगे, चूंकि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला, लेंस की फोकस दूरी क्या पढ़ी आपने? 1/f = 1/f1 + 1/f2। दैट मीन्स 1/f बराबर f1 + f2 अपान में f1 और f2। f बराबर आ जाएगा f1 f2 अपान में f1 + f2। सारे मान रख लो। f1 का मान है 10 × -50 बटे में 10 - 50। ये हो गया। तो यहाँ से f का मान जब निकालेंगे तो f बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 10 × 50 और बटे में 40 माइनस का, 0 से 0 कैंसिल है, तो ये -50/4। फोकस दूरी कितनी आएगी? 50/4। तो इसका मतलब फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। 1/50/4 बराबर 1/v फाइंड करना, u बराबर माइनस प्लस का 25 भिन्न पलट जाएगी, 4/50 हो जाएगा, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस का 1/25 बराबर 1/v। हल कर लेंगे तो 50 LCM, ये 4 ही रहेगा, 25 दून 50 2 आ जाएगा, 1/v। मतलब 1/v बराबर 4 में से 2 गया 50, मतलब 2 25। v बराबर कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब यहाँ से कितनी दूरी पर बनेगा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा इस साइड में। ठीक, और देखो पॉजिटिव आया ना, अतः प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। यही कहा गया सवाल में प्रूव करने के लिए, उल्टा बनेगा। वास्तविक और कितना? उल्टा। क्लियर है? v बराबर कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर और वास्तविक कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आगे देखो, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए घ नंबर देखिए, L लंबाई के तार में एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। ठीक है, इस कुंडली में बीच मुखी क्षेत्र की दीवार लटकाया गया है। यदि कुंडली में I धारा प्रवाहित हो, सिद्ध कीजिए अधिकतम बलागुण तब लगेगा जब कुंडली में एक फेरा होगा। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, टाउ = ये प्रूव करना आपको, NIAB sin थीटा प्रूव करिए। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम के लिए लास्ट में यही शर्त लिखी होगी, टाउ मैक्सिमम आपको प्रूव करना है, n बराबर 1 लेके तो IAB लाना है। n बराबर 1 ले लो, n बराबर कितना ले लेंगे? 1, और थीटा बराबर कितना ले लेंगे? 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री ले लेंगे, बस ये डेरिवेशन प्रूव करना आपको। क्लियर है? हो जाएगा। टाउ = NIAB है, चुंबकीय आघूर्ण वगैरह जिसमें है उसी लेसन में है ये। चलिए देखिए, नेक्स्ट है अंगा नंबर।
दिखाइए कि बी वोल्ट इलेक्ट्रॉन, देखो दिखाइए कि बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लगभग 12.27। तो कुल मिला के ये वाला डेरिवेशन करना है आपको। दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य वाला जो लेसन है वैद्युत मॉडर्न फिजिक्स में, उसी में है लैम्डा इज इक्वल टू ये वाला h/√2mev। ठीक है, जब सारी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर जितना भी h का मान ये सब रखेंगे तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, जो दिया गया वही प्रूव करना आपको, 12.27 बटे √v एंगस्ट्रॉम, ये आ जाएगा। वही डेरिवेशन करना है आपको, डेरिवेशन है क्लियर पूरा। तो इस तरीके से यहाँ तक के सवाल आप लगाइए। ठीक है, अब आगे के सवालों को नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व कराए जाएंगे।